बहू, यह इतना सारा सामान किस लिए लाई हो? सिर्फ मायके जा रही हो? फिर इतने सारे शॉपिंग बैग क्यों? यही जो माँ जी, मायके जा रही हूँ। भाई बहन को बहुत आस रहती है बड़ी बहन से, इसीलिए छोटे के लिए जूते, छुटकी के लिए जीन्स टी शर्ट, माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए शर्ट पैंट, कुछ उनकी पसंद के खाने पीने का सामान। और छुटकी कह रही थी उसे एक डिज़ाइनर पर्स चाहिए था, बस खरीद लिया। शमशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ जी, आप ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। मम्मी पापा इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, थोड़ा मैंने अगर छोटे भाई बहनों के लिए कर दिया तो क्या हो गया? आखिर उन्हें भी आस रहती है, बड़ी दीदी आई है, कुछ लेकर ही आई हूँ। खाली हाथ जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, तो हम अपनी बहू को कब खाली हाथ भेजते हैं? किलो भर मेवा, मिठाइयाँ, नमकीन हमेशा तुम्हारे साथ जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? खैर, अब इतने पैसे में आग लगा ही दिया है तो दे देना, मगर अगली बार से ज़रा कम खर्चा किया करो, बोलकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन उनकी ऐसी जली कटी बात सुन समीक्षा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। समीक्षा अवधेश की शादी को 5 साल होने आए। शादी के बाद से ही किसी न किसी रीति रिवाज के बहाने से सासू माँ उसे मायके जाने नहीं देती थी। उसके बाद जब से मुन्नी हुई है तब से तो एक ही बहाना है, मुन्नी के बिना नहीं रह सकते और मुन्नी तुम्हारे बिना, इसीलिए मायके जाकर क्या करोगी? बहुत ज़रूरी हुआ तो सुबह गई और शाम को वापस ससुराल आना पड़ा, इसीलिए सास ने घर में हंगामा मचा दिया। यह बोल, मुन्नी के बिना हमारा मन नहीं लगता, इसीलिए इस बार पूरे 1 साल बाद अपने मायके जा रही थी तो सोचा सबके लिए कुछ उपहार ले चलूं, मगर सासू माँ जी सामान देखते ही कुड़ा उठी। मुन्नी तो एक बहाना थी, सच बात तो समीक्षा को पता थी। अगर बहू घर से चली गई तो घर में काम कौन करेगा? वह उनके लिए सिर्फ एक फ्री की काम वाली, जिसको 4 दिन के लिए भी छुट्टी देना उन्हें ठीक नहीं लगता था। मायके जाने के लिए समीक्षा अपने पति से कितनी बार कहा, जब तक मैं मायके में वहाँ हूँ तब तक के लिए 5 दिन के लिए काम वाली लगा लिया करिए, ताकि माँ जी को परेशानी ना हो। यही बात जब अवधेश ने अपनी माँ से कही तो वह बोली, अरे बेटा, जब घर में बहू है तो हमें बाई को पैसा देने की ज़रूरत ही क्या है? और बहू, तुम क्यों ज़बरदस्ती मेरे बेटे का इतना खर्च कराने के सुझाव देती रहती हो? तुम्हें पता है इतने में तो घर में कितना फल मेवे आ जाएंगे। और देश की माँ क्या आज्ञाकारी पुत्र थी, माँ ने कहा, और आगे कुछ ना बोल पाए। कुछ मिलाकर बात वहीं की वहीं रह गई। चाहे कुछ हो जाए, बहू को मायके जाने नहीं देगी। मगर इस बार समीक्षा ने ठान ली थी। छोटी मौसी की बेटी की शादी थी, घर में आखिरी शादी उसे किसी हालत में अटेंड करनी थी। बाकी ना जाने कितनी शादियां तो मैं जो वह जा भी नहीं पाई, मगर इस शादी में उसे पूरे परिवार से मिलने का मौका नहीं छोड़ना था। इसलिए इस बार अवधेश से पक्की हामी भरवाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, 7 दिन से पहले मैं मायके से नहीं आऊँगी। यह बात सविता जी को पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, मगर इस बार अवधेश अपनी बात पर अड़े रहे, इसीलिए समीक्षा का मायके जाना तय हो गया। लेकिन सास इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी, उसे सम्मान का नया मुद्दा मिल गया। शाम को जब ऑफिस से बेटा घर आया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, एक तो बेटा तो बहू को मायके भेज रहा है, वो भी पूरे 7 दिन के लिए। मेरा मन मुन्नी के बिना नहीं लगता, जानता है, फिर भी दूसरी घर के काम करने पड़ेंगे। बूढ़ी माँ को तब भी तेरा दिल नहीं पिघला। यह सब भी छोड़ दिया जाए तो बहू तेरे पैसों में आग लगा रही है। आज ना जाने कितने हज़ारों का सामान अपने भाई बहनों के लिए खरीद लाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर कंगाल हो जाएंगे। अरे माँ, इतने समय बाद जा रही है, मैंने ही पैसे दिए थे, अब वो जैसे चाहे खर्च करे, हमें क्या? आप आराम से चाय नाश्ता करो, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अवधेश ने इशारा करते हुए बोला, हाँ हाँ, तुझे क्यों चिंता होगी, मैं हूँ, मुझे तेरे एक एक पैसे की चिंता है, फिक्र है। वह पैसा मेरे बेटे का है, यूँ उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। इस बार तो तुमने अपने मन की कर लिया, अगली बार से अगर ऐसा करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में बनपते हुए स्मिता जी अपने कमरे से चली गई। इधर रसोई में समीक्षा के आंसू टपक रहे थे। पढ़ी लिखी MBA लड़की पिछले 5 साल से शुक्ला परिवार में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बना रही है। समीक्षा को आज भी वह दिन याद आता है जब यही सविता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा था, तुम मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी, जो मन करे वह करना।
पढ़ाई लिखाई इतनी ही की है कि नौकरी भी कर लेना। मैं बहुत खुले विचारों की हूँ। मुझे तो लड़कियों का नाम रोशन करना, उनके मर्दों से कंधा मिलाकर चलना बहुत पसंद है। मगर हुआ क्या, शादी के 2 महीने बाद ही जब समीक्षा ने कहा ज्वाइनिंग लेटर आया तो यही सविता जी रीति रिवाज घर परिवार का झंडा लेकर बैठ गई। लोग क्या कहेंगे, बहू घर में भूखे मर रही है जो बाहर कमाने चल पड़ी। भीड़ बसों के धक्के खाने, अनजान मर्दों के साथ काम करने, तुम्हारी 2 टके की नौकरी के पीछे हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ना बाबा ना, ये तुम्हारे 2000 की नौकरी मुझे नहीं गंवारी। चुपचाप घर में बैठो, खाओ पियो, मज़े करो। हे भगवान, कि कैसे मज़े थे जो आज तक समझ में नहीं आए। गुट गुट के जीना, एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना, छोटे से छोटे खर्च करने पर 100 बातें सुनना। पैसा मेरा बेटा कमाता है, तुम खुले हाथों से लुटाती हो। तुम्हें तो बचत करना नहीं आता। पैसा कमाओगी तब जानोगी, और बिना जाने क्या क्या। इस घर में आकर तो समीक्षा की सारी ख्वाहिशें ही खत्म हो गई। खैर, अभी वो अपना दिमाग सास की बातों में नहीं लगाना चाहती थी। जितने भी दिन मायके जाने के लिए मिल रहे थे उसे जी भर के जीना चाहती थी। अगली सुबह अपनी खुशी को मन में दबाए समीक्षा अपने मायके निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता था अगर ज़रा भी उसने अपनी खुशी जाहिर की सास का बीपी बढ़ जाएगा, और अगर सास का बीपी बढ़ा तो अगले 7 दिन तक वह बिस्तर से नहीं उठेंगी और उसे मायके जाने से रोक लेगी। समीक्षा मायके पहुंची। वहां पर माँ, पिताजी, भाई बहन सब उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लाडली बिटिया सालों बाद आई थी। जैसे घर में खुशियाँ आ गई। समीक्षा तो जैसे छोटी बच्ची बन गई, पूरे घर में फुदक फुदक कर घूम रही थी। जिसे देख उसकी बेटी बोली, माँ आप मुझे घर में छोड़ दौड़ने भागने के लिए मना करती हो, और आज आपको क्या हुआ? आप नानी के घर में एक जगह शांति से क्यों नहीं बैठ रही? तब समीक्षा बोली, जैसे तू अपनी माँ के घर में फुदक के रहती है वैसे ही मैं अपनी माँ के घर रहूँगी। आज तू भी मुझे कुछ नहीं बोल सकती। बोल अपनी माँ की गले लग गई। जहाँ यह घर इसकी माँ का है, और बेटी माँ के घर ही तो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती है। प्यार से माँ मधु जी ने अपनी बेटी के गाल पर थपथपा दिए तो 2 दिन तक समीक्षा ने खूब आराम किया। तीसरे दिन सभी मौसी के घर के लिए निकल पड़े। वहां जाकर तो जैसे समीक्षा को पंख लग गए। दोनों मामा मामी, दोनों मासियां, सारे भाई बहन मिलकर खूब धमाक चौड़ी मचाते। रात को सभी एक हॉल में बिस्तर बिछाकर सोते, पुराने किस्से कहानियां यादें ताज़ा करते। शादी वाले दिन सुबह समीक्षा का फ़ोन गुनगुनाया। फ़ोन नंबर देकर वह घबरा गई। फिर दूसरे कमरे में जाकर बातें करने लगी। फ़ोन उसके पति का था, अब देश का था। अचानक उसकी बात सुन बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो मुझे आए 4 दिन ही हुए हैं। आप मुझे आज शाम को ही ले जाएंगे? कम से कम विदाई तक मुझे रुकने दीजिए। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कैद खाने जैसे घर में शादी हुई है मेरी। यहाँ पर सभी आप और आपकी माँ जैसे जेलर से पाला पड़ा। गुस्से में बोलकर फ़ोन पटक दिया। तभी बाथरूम से उसके मामा की बेटी कृतिका बाहर आई और बोली, दीदी क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? जीजा जी से क्यों लड़ रही थी? अभी घर में किसी को पता चला तो बवाल हो जाएगा। तू चुप कर, तेरी अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए इतना जुबान चला रही है। बोल समीक्षा जोर जोर से रोने लगी। अरे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी, कोई आपसे कोई कुछ क्यों कहेगा? अब आप चुप हो जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे रोते हुए देखकर। कृतिका उसे चुप कराने की कोशिश करती है। क्या हुआ दीदी, कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरे पास आपकी बात का कुछ हल हो। तुझे पता है मैं मेरी सास के लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ। 4 दिन हुए हैं बाथरूम में फिसलने का नाटक कर बिस्तर पर लेट गई है। डॉक्टर ने कहा है कोई चोट नहीं आई है, फिर भी रो रो कर कहती है बहू को बुलाओ, कहीं पोती को देखे बिना मर गई तो मेरी आत्मा भड़कती रहेगी। ऐसे ऐसे नाटक करती है मुझे मायके से बुलाने के लिए। रोते रोते समीक्षा ने अपनी सारी बात उसके सामने कह डाली। सारी बात समझकर कृतिका बोली, आप बिना आज के ज़माने की लड़की होकर बस रोना जानती हो। अरे अपने हक के लिए कब लड़ोगी? दीदी हमेशा ध्यान रखना, जो दबता है ना उसे ही और दबाया जाता है। आप अपने लिए बोलना सीखो, फिर देखना सब आपको सुनेंगे। यह सब किताबी बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक घरेलू औरत को हर कोई कीड़ा मकोड़ा समझता है, जब चाहे जैसे चाहे मसल कर रख देता है। ये ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देती हैं। आप थोड़ा तो आवाज़ उठाएं, देखना बदलाव ज़रूर होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जहाँ 4 पैसे की भी तरह मिलते हैं, मुझे उस पर भी 100 सवाल किए जाते हैं कि वह कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए। तंग आ गई हूँ मैं।
हाथ फैलाते फैलाते। तो अब हाथ फैलाना बंद कीजिए और अपने हक को छीनना सीखिए। मान लिया वह लोग बाहर काम नहीं करने दे रहे, घर में शुरू कीजिए। मुझे पूरा यकीन है एक दिन जीजाजी भी घर में आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। लो, इतना हुनर है आप में। 2 दिन से साड़ी ट्रिपिंग जुड़ा, हेयर स्टाइल बनाना, सबका मेकअप करना, यही सब किए जा रहे हो, वो भी फ्री में। इन्हीं का पैसा लोगे ना तो 500 से 1000 मिलेगा। अरे हाँ, तू सही कहती है। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रखा है, उस पर तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लो, आज तक तो मैं अपने आप को बेकार समझा करती थी, मगर तू जो जोहरी निकली जिसने हीरे की परख कर ली। सही कहती है बहना, कुछ तो शादी की तैयारियों में जुट जाती है। शाम को अवधेश भी पहुंच जाते हैं। विदाई के बाद बिना किसी आनाकानी के बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से समीक्षा उनके साथ घर आ जाती है। समीक्षा को घर में देख सास अगले दिन ही बली चंगी हो जाती है। उसे पूरा भरोसा था सास नाटक कर रही है, और वही हुआ। अवधेश ने भी इतना तो जान लिया था कि सब ड्रामा बहू को जल्द से जल्द घर बुलाने के लिए था। उसे अच्छे से पता था अगर माँ को कुछ कहता तो जोरू का गुलाम कहकर ना जाने कितनी बातें सुनाती, इसीलिए चुप रह गया। एक दिन मौका पाकर उसने अवधेश से बात की और नीचे वाले खाली पड़े कमरे को पार्लर बनाने की बात बताई। तब अवधेश बोला, तुम्हारा काम करना माँ को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अवधेश जी, माँ को मेरा घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं, मगर यह काम तो मैं घर में रहकर ही कर रही हूँ, और फिर आपको थोड़ा मेरा सहयोग तो करना ही होगा। 4 पैसे घर में आएंगे, सोचो भला, तो आपको भी होगा। बात अब अवधेश को भी ठीक लगी। उसने कहा, बड़ाई को बुलाकर तुम्हारे लिए कमरा ठीक करवाता हूँ, तुम काम शुरू करो, मैं माँ से बात करूँगा। जैसे ही सविता जी को पार्लर वाली बात पता चली तो वह तमतमाते हुए अपने बेटे बहू से बोली, यह मेरा घर है, यहाँ पर क्या तोड़फोड़ मचा रखी है। नीचे वाले कमरे में कोई पार्लर वाला नहीं खुलेगा, समझे तुम। और बहू, मैंने कहा था ना हमारे घर की बहुओं में काम नहीं करती, फिर तुमने यह क्या क्या तमाशा लगा रखा है। तब अवधेश बोला, माँ, यह घर से बाहर जाकर काम नहीं कर रही है और मुझसे अकेले इस घर के खर्चे संभाले नहीं जाते। मुन्नी भी कल को स्कूल जाना शुरू करेगी। हम आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहें। अगर यह घर से ही काम करेगी और 4 पैसे कमाएगी तो सहयोग तो मेरा ही होगा। देख, बन गया ना तू जोरू का गुलाम। आज तो अपनी माँ की बात को मानना चाहिए या नहीं है। बेटा बहू काम करेगी तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। जिन घरों में औरतें काम करती हैं उनके घरों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, मगर तुझे तो अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी खराब करनी है तो मज़े से कर। माँ, बस बहुत हुआ। आपने मेरी शादी के समय कहा था समीक्षा नौकरी कर सकती है। अगर वह नौकरी कर रही होती तो मेरे बराबर कमाती। आज हमारे पास भी मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नया घर और गाड़ी होती, मगर नहीं, मैं तो आज भी इस पुराने मकान में सड़ रहा हूँ। अब तक सब कुछ आपके हिसाब से ही हुआ है, लेकिन अब थोड़ा बहुत बदलाव तो लाना ही होगा, वरना जीवन भर पैसों की किचकिच बनी रहेगी। बेटे की बात सुन सविता जी सख्ते में आ गई। उन्हें समझ आ गया था फिर बेटा अब उनकी एक बात भी नहीं मानेगा, इसीलिए चुपचाप मुंह टेढ़ा करके अपने कमरे की ओर चली गई। अपने पति का साथ पाकर समीक्षा ने अपना पार्लर शुरू किया। धीरे धीरे आस पड़ोस की महिलाएं उसका काम परखने आने लगी। मगर यह क्या, भाभी समीक्षा ने पार्लर शुरू किया है। यह सुन उसकी ननद कभी भी पार्लर में आ दमकती और अपना काम निकलवाकर सास ननद का तो ठीक है, मौसी और मामी सास की बेटियां भी समीक्षा के पार्लर में आकर मुफ्त में अपना काम करवाती हैं। 1-2 बार तो समीक्षा ने कुछ नहीं कहा, मगर उनका यूं बार बार आने से उसे नुकसान होने लगा। समीक्षा अपनी सास सविता जी से बोली, माँ जी, दीदी को बोलिए 1-2 बार तो फ्री में सर्विस मैंने दे दी, मगर अब आगे नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरी भी क्रीम पाउडर का खर्चा होता है। अगर यूं ही मुफ्त में काम करती रही तो फ़ायदा तो छोड़िए, सिर्फ नुकसान ही होगा। देखो तो महारानी का, एक बार मेरी बेटी पार्लर में क्या आ गई, इससे टकने लगी। आने दे अब देश को तेरी अच्छे से खबर लगवा दूंगी। अरे बहन, बेटियां तो घर में बरकत करती हैं, यही सोचकर मैंने विधि को यहाँ आने को कहा था, मगर तुझे तो मेरी बेटी बुरी लग रही है। वह दिन दूर नहीं जब तुझे तेरी सास इस घर में बोझ लगने लगेगी। माँ जी, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप मुझ पर कितने गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
अब आप ही बताइए, घोड़ा खास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इतने में अब देश आ जाता है। उसे देखते ही सविता जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लिया तेरी बीवी से काम करवाने का नतीजा। एक बार मेरी बेटी के आगे इसके पार्लर में मुझे चार सुना रही है, कहती है मुफ्त में काम करे जा रही है, मुझे नुकसान होगा। तेरी बहन अगर एक आध बार आ गई तो क्या हर्ज है? वैसे भी इस गरीब घर की लड़की ने आज तक मेरी बेटी को दिया ही क्या है? आज ज़रा सा काम कर दिया तो यह महारानी मुझे चार बातें सुना रही है। माँ, बहुत हुआ, आप बिना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो। समीक्षा ने मुझे भी बताया है, दीदी कोई एक बार नहीं आई है, वह तो हर दूसरे दिन अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ चली आती है और फ्री फोकट में पार्लर की सर्विस उन्हें दिलवाती है। अगर विधि उनसे समीक्षा की मेहनत का पैसा दिलवाए तो कोई बात होती, मगर वह तो अपने साथ साथ चार लोगों का काम भी फ्री में करवा रही है। अब आप बताइए, पार्लर में आया सामान, क्रीम पाउडर, क्या सब कुछ फ्री में आता है? नए काम को शुरू करने में हमें अपनी पूंजी लगानी पड़ी है, कुछ नहीं तो कम से कम जो लगाया है उतना पैसा तो निकाल आए, वरना हमें घाटे में इस पार्लर को बंद करना पड़ेगा। घाटे का नाम सुन सविता जी बहुत खुश हो गई। आखिर वह यही तो चाहती थी, अपनी बेटी और रिश्तेदारों को जानबूझकर पार्लर में फ्री में काम करवाने के लिए बेचती थी, ताकि समीक्षा का नुकसान हो जाए और वह पार्लर बंद कर घर में बैठ जाए। अरे बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी, बहू को कुछ अक्ल नहीं, उसे कुछ नहीं आता, तभी तो नौकरी नहीं करने दी। मेरी तेरी ही जिद पर यह पार्लर खोलकर बैठ गई है। देख ले तेरा कितना नुकसान हो रहा है। अगर मेरी बात मानी होती तो तेरा पैसा तेरे पास रहता। बहू को तो तेरे पैसों में आग लगानी है, सो वो लगा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे बंद करो, आज ही बंद कर दे इस पार्लर को और चुपचाप से रसोई का रास्ता दिखा। माँ, तुम सही कहती हो, मुझे पार्लर बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनते ही सविता जी खुशी से फूले न समाई और साथ में अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको मेरी पत्नी ना पहले पसंद थी ना अब। आप तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ खुश रहती हैं। तो मैंने भी फैसला कर लिया है, अब से हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आखिर तो अपने घर को छोड़कर कहाँ जा सकता है? बाहर किराया देखा है, जितना कमाता है वही पूरा नहीं होता, किराए भरने का तो पैसा कहाँ से देगा? सविता जी गुस्से में बोली, आपको क्या, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा और अपने परिवार को पाल लूँगा, मगर अच्छा लगा जो आपने मेरी इतनी चिंता दिखाई। माँ, मैंने ऐसा मकान देखा है, उसमें नीचे दुकान भी है, यहाँ विधि अपना पार्लर आराम से चला सकती है और वह इस घर से इतना दूर कि कोई रिश्तेदार गलती से भी उसके पार्लर में नहीं आएगा। और सुनो माँ, यह जो आप कहती रहती हो ना, बहू को तेरे पैसों में आग लगाने की आदत है। मेरी नौकरी चली गई थी, 2 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, तब भी तुम्हारी बहू बेफजूल खर्ची बहू का खर्च चला रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने बचत के पैसे भी घर हाथ में लाकर रख दिए, ताकि मैं नौकरी ढूंढने के लिए निश्चित होकर बाहर जा सकूं। और जब मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने क्या कहा? आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जबकि आपके पास पिताजी की पेंशन आती है, जिसका एक कौड़ी भी आज तक आपने घर में नहीं लगाया। और महीने का खर्च जो मैं आपको आपके मन मुताबिक दिया करता था, वह सब कुछ था आपके पास, तब भी आपने मुसीबत के समय मुझे 4 पैसे निकाल कर ना दिए। यहाँ तक तो ठीक था, मगर आपने हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। समीक्षा का पार्लर बंद कराने के लिए ना जाने कितने पैंतरे अपनाए। यही नहीं, विधि को सोने की चैन भी उसके जन्मदिन पर उपहार में दे दी। अब आप ही बताइए, घर में इतनी तंगी थी और आप सोना बांटती फिर रही हैं। आपको अपने बेटे बहू के लिए 1 रुपया नहीं निकला जेब से और बेटी दामाद को तो फिर पर तोहफा दे जा रही हैं। यह भेदभाव नहीं तो क्या है? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आप खुश रहिए अपनी बेटी दामाद के साथ। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बोल दोनों पति पत्नी अपना सामान बांधने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था जब अवधेश ने अपनी माँ के खिलाफ बोला था, जिसे सुन सविता जी सक पकाते हुए बोली, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, यही तेरी बीवी ने तेरे कान भरे हैं। वह तो विधि की चैन पुरानी हो गई थी, हम लोगों ने बस कुछ रुपया देकर दूसरी बनवाई। और फिर बेटा, तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी?
थोड़ी तो शर्म कर। माँ तुम गलत हो और शर्म मुझे आनी चाहिए, ये कहाँ का न्याय है। मैं एक नालायक बेटा कहलाना पसंद करूँगा अगर अब इस घर में 2 घड़ी भी ना रुकूंगा। यहाँ पर मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। बस मैं एक पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गया हूँ, जो पैसा लाएगा और घर खर्च चलाएगा। मगर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। अब तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर इस घर में राज करो, मैं यहाँ से चला। बोलकर अवधेश और समीक्षा अपना सामान बांधकर घर से निकल गए। सविता जी को अभी भी अपनी की गलती का कोई एहसास नहीं था। उन्हें लगा बेटा बहू को जब उनसे अलग होकर आटे दाल का भाव पता चलेगा तो खुद ब खुद अंधा कर देता है कि उसे सच सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। बस वही हुआ सविता जी के साथ। अब सविता जी जब चाहें अपनी बेटी को अपने घर बुलाकर उसके जाने का जश्न मनाते। दामाद मनोज एक नंबर का लालची आदमी था। जब उसे पता चला साला अवधेश अब घर में नहीं रहता तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। एक दिन मनोज सविता जी से बोला, माँ जी आपकी पेंशन आती है, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दें तो आपका पेंशन दुगना हो सकता है। अरे नहीं दामाद जी, मुझे ऐसी अनपढ़ औरत को कहाँ यह शेयर मार्केट समझ में आता है। मैं तो अपनी 10,000 की पेंशन में ही खुश हूँ। अरे उसमें मेरा खर्चा पानी और आप लोगों की सेवा आराम से हो जाती है। आप समझ नहीं रहे माँ जी, अगर यही 10,000 हर महीने 40,000 हो जाएं तो आप अपने मन मुताबिक साड़ी, सोना, घूमना फिरना कितने आराम से कर सकती हैं। अभी तो सिर्फ दाल रोटी का खर्चा ही चलता है, कल को बुढ़ापे में दवाइयों, मेडिकल का खर्चा भी होगा। बस अब तो साले साहब भी नहीं हैं। अगर आप अपना बुढ़ापा अभी से प्लान कर लेंगी तो आपको दुख बीमारी में ज़रा भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे बढ़िया अस्पताल में आपका इलाज होगा, यहाँ तक कि आप अपने लिए नर्स भी रख सकती हैं। वैसे हम तो हैं यहाँ आपकी सेवा पानी के लिए। क्यों विधि, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ माँ, आपके दामाद बाबू बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने तो अपने मम्मी पापा जी के लिए भी एक स्कीम और प्लान बना रखे हैं। बहुत फ़ायदा होता है, कभी कभी तो लाखों का भी। अपने पति की तरफ इशारा करते हुए बोली। सविता जी को ठगने की साजिश बेटी दामाद मिलकर कर रहे थे। सविता जी बेटी दामाद के मुंह में अंधी थी। वो बिना सोचे समझे अपने दामाद को हाँ बोल दिया। अब मनोज सविता जी का सारा पैसे की देखभाल करने लगा। सविता जी को बताया जाता, माँ जी एक अच्छी स्कीम आई है, अगर आप कहें तो आपका पैसा लगा दूं, और वह आशीर्वाद देते हुए अपने दामाद को हाँ बोल देती। एक दिन अचानक मनोज घर पर 4-5 लड़कों को लेकर आया, जिसे देख सविता जी बोली, दामाद बाबू ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे माँ जी, इतना बड़ा मकान खाली पड़ा है, क्यों ना इसे किराए पर चढ़ा दिया जाए। ये लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में यह नहीं मिली तो भड़क रहे हैं। मैंने ही इन्हें यह उपाय बताया है और यह लोग अच्छा किराया भी देंगे। अब से आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। दामाद की बात सुन सविता जी फूले ना समाई। वाह, इतना तो मेरा सगा बेटा मेरे बारे में नहीं सोचता जितना मेरे दामाद मेरे बारे में सोचता है। सच भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आप जैसे दामाद मुझे बेटे के रूप में मिले। बोल उन्हें आशीर्वाद दिया। मगर सविता जी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे घर की शांति भंग होने लगी। शुरू में तो सविता जी ने सोचा जब घर में लोग होंगे तो शांति कहाँ रहेगी। कॉलेज के जवान लड़के थे, कॉलेज से लौटकर आते तो खूब शोर मचाते, तेज़ आवाज़ में विदेशी गाने चलाते, अपने और दोस्तों का लाकर कमरे में पार्टी करते। कई घर में पिज्ज़ा जोमेटो वाले घर पर दिन रात घंटी बजाते रहते। मगर एक दिन तो हद हो गई। उनमें से एक किसी का जन्मदिन था तो 12 बजे के बाद भी शोर शराबा बंद न हुआ तो सविता जी गुस्से में बनते हुए कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खटखटाकर ज़ोर से बोली, तुम लोग ये सब बंद करो, यह अपना ही घर है, कोई होटल नहीं जो तुम लोग ऐसे चिल्लाते रहोगे। अरे अब क्या हुआ अम्मा, केशव का जन्मदिन है तो थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, थोड़ा नाचो गाओ, बुढ़ापे में आपके पास कोई नहीं है, हमारे साथ मज़े कर लो। उनमें से एक लड़का बोला जिसने शराब पी रखी थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो सभी लड़के नशे में झूम रहे थे। राम राम करते हुए सीढ़ियों से वापस नीचे उतर गई और सीधा अपने घर का दरवाज़ा ज़ोर से लगा लिया। ऊपर नीचे दोनों खिड़की अच्छे से बंद कर ली।
हिम्मत तो कर ली थी, मगर उनका मुंह कलेजे में आने लगा। कॉलेज के बच्चे उन्हें हैवान नजर आने लगे। आजकल अखबारों में बड़े किस्से कहानियां सुनते हैं, बुढ़िया को मार कर लूट कर ले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई उनकी पुकार भी नहीं सुनेगा। घर में अकेली हैं। अनाप शनाप बातें सोच पर से थर थर कांप रही थी। तभी उन्होंने अपनी बेटी को फोन लगाया। रात के 1 बज रहे थे। ना ही बेटी ने ना ही दामाद ने किसी ने फोन उठाया। कुर्सी पर बैठे बैठे ही फोन को छाती से लगाकर कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता न चला। सुबह बीदी ने उन्हें फोन किया। क्या हुआ माँ, रात के 1 बजे इतने सारे फोन क्यों? क्या आपको नहीं पता रात को इंसान सो जाता है और आप हो कि गप्पे मारने के लिए ना समय देखती हो ना दिन रात। विधि, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं गप्पे मारने के लिए आधी रात को तुझे फ़ोन करूंगी? कोई मुसीबत आई होगी तभी तो तुझे बार बार फ़ोन लगा रही थी। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई आपको? उबासी लेते हुए विधि ने लापरवाही से पूछा। अरे तो आपको क्या ज़रूरत थी उन लोगों से कुछ बोलने की? चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। विधि, यह तुम मुझसे किस तरह से बातें कर रही है? मेरा मतलब है चुपचाप सो जाती। आपको ज़रूरत क्या है किसी के भी लफड़े में टांग अड़ाने की? नहीं बेटा, जो अपने ऊपर वाली मंजिल में किराए से रहने आए हैं उन बच्चों की बदतमीज़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल रात को शराब पीकर तमाशा कर रहे थे, मुझसे बदतमीज़ी? मुझे कुछ नहीं पता। इन लोगों को आज ही मेरे घर से बाहर निकालो। दामाद जी से बोलो अभी आए और इन लोगों को निपटारा करके दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बदमाश लड़के मेरे घर में, समझी तू? अच्छा माँ, चाय बनाने दो, तुम्हारे दामाद जी उठेंगे तब मैं उन्हें सारी बात बोलकर घर भेजती हूँ। तब तक तुम भी आराम से चाय बनाकर पी लो, बूढ़ी ने बोला। उसी समय सविता जी ने भी चुपचाप फोन रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर कुछ बिस्किट लेकर वह बरामदे की तरफ चली गई, जिसे देखकर उनके हाथ से चाय प्लेट सब छूट गई। हे ईश्वर, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर को अपवित्र कर डाला। जिस घर में पुरखों ने कभी चिल्लम तंबाकू नहीं खाया पिया, वहाँ पर आज शराब की खाली बोतलें लुट रही पड़ी थी। शायद रात में उन लड़कों ने बालकनी में आकर उधम मचाया, वही खाया पिया होगा, तभी तो इतना सारा कचरा फैला पड़ा है। सविता जी डर के मारे वापस घर के अंदर दरवाज़ा लगा के खाकर सोफे पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, काम वाली अपना काम करके चली गई। उनकी भूख तो जैसे मर गई थी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रात को दरवाजे की घंटी बजी तो 1 मिनट के लिए सविता जी बहुत डर गई। फिर बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ, मनोज। दामाद का नाम सुनते ही जैसे उनकी जान में जान आई। वह दौड़कर दरवाज़ा खोली और बोली, दामाद जी, आपको सुबह तुरंत ही आना चाहिए था, मगर आप रात में आराम से चले आ रहे हैं। आपको पता है मेरे घर में क्या हुआ है? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। इस विषय में मैं बच्चों से बात भी कर चुका हूँ। उन्होंने गलती से ऐसा किया। आप आराम से बैठिए और हम बात करते हैं। सुनिए, जवान खून है, उन बच्चों से गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें तो किराएदारों के साथ होती रहती हैं। बड़े आराम से मनोज ने उन्हें कहा, दामाद जी, आपको यह छोटी सी बात लगती है? हम शुद्ध शाकाहारी लोग ये मांस मछली मुद्रा कभी सपने में भी नहीं देखे और आप कहते हैं इन लोगों को माफ़ कर दूं? नहीं, इन लोगों ने मेरा घर अपवित्र कर दिया है। मुझे आज ही मेरा घर खाली चाहिए। इन लोगों को आप ले जाकर मेरी बला से सड़क पर रहे, मुझे कुछ मतलब नहीं है। देखिए माँ जी, आप मान जाइए। और यहाँ तक सवाल है इन लोगों को घर खाली कराने का, तो अब यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैं इस मकान की मालकिन हूँ, यह घर मेरा है। मैं जब चाहे जिसे इस घर में से निकाल सकती हूँ। हाँ, निकाल सकती थी, मगर जब आप इस घर की मालकिन थी, अभी घर का आपका नहीं। और यह गलत फैमिली अपने मन से निकाल दीजिए कि जैसे सीधा सच्चा आपका बेटा अवधेश इस घर से निकल गया, वैसे ही किराएदार भी आराम से निकल जाएंगे। मैंने एडवांस में ले रखे हैं। 3 साल से पहले इनसे घर खाली नहीं कराया जा सकता। इन लोगों की पढ़ाई भी तो है। दामाद जी, वह सब तो ठीक है, मगर आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अब मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ? गुस्से से सविता जी बोली, माँ जी, रोज़ रोज़ आपकी शिकायतें ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पहले तो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। इस घर को मैंने अपने नाम पर करवा लिया है। आगे आप कभी लाचार बीमार हुई तो कौन इसकी देखरेख करेगा? इसीलिए घर की देखभाल करने के लिए अपने पास अपने नाम से रख लिया है। और अब मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ किराए पर रखूँ, उसमें आपको कोई हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए। इतने साल में पहली बार अपने दामाद के मुंह से इतने कठोर शब्दों में बातें सुन सविता जी सक पका गई। फिर मनोज बोला, एक बात मेरी
कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो बिल्कुल गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, वरना फ्री फोकट में रहने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मेरा मकान धोखे से आपने नाम करवाया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कोर्ट केस करूंगी आप पर। देखना अदालत में, आपको शर्मिंदा ना किया तो मेरा नाम सविता देवी नहीं। बना बनाया हुआ बोली, अरे माँ जी, 70 की उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए आपके पास रुपया पैसा तो बचा नहीं, क्या भीख मांगकर केस लड़ेंगी? हा हा हा, राक्षसों की तरह हंसता हुआ बोला मनोज, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास पेंशन आती है, भूलो मत। पेंशन? पेंशन आती थी, अब वह सारी मेरे खाते में जाती है। आप एक ठन ठन गोपाल बुढ़िया हैं बस। अब आपके पास ना पैसा है ना मकान, अब ज़्यादा सोचिए मत। आप ही ने अपना सब कुछ पूरे होशो हवास में मेरे नाम किया है, तो आप किसी से कुछ कहेंगी भी तो कोई मानेगा नहीं। सारी लिखा पड़ी है मेरे पास, झूठी तो आप ही बनेगी। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप इस कमरे में पड़े रहें या फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। बेटा ये सब तुम क्या कह रहे हो? विधि को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? अभी फ़ोन कर आप अपनी बेटी को तुम्हारी सारी काली करतूत बताती हूँ, अब वही तुम्हें सही गलत में अंतर बताएगी। बोल उसका फ़ोन मिलाया। विधि के फ़ोन उठाते ही सविता जी ने उसे एक एक बात स्पष्ट रूप से बता दी, जिसे सुनकर बेटी बोली, अरे माँ, अब इस बुढ़ापे में तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहने को मिल रहा है, यही बहुत है। और फिर रुपया पैसा छोड़ो, भगवान का भजन किया करो। अब उम्र में रुपया पैसा मकान जैसी चीज़ों में मोह मत लगाओ। वैसे भी यह सब आप अपने बात मुझे देने वाली ही थी, अगर उससे पहले मैंने अपने नाम करवा लिया, क्या गलत किया? आखिर मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा हक बनता है। और समझो मैंने अपना हक ले लिया। विधि, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तू एक दिन मेरे ही पीठ पर खुरा खोप देगी। तुझे शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? आखिर मैंने तुझे कमी क्या रखी? हमेशा तुझे बढ़ बढ़कर सामान, रुपया पैसा दिया, सोने के जेवर, कपड़ा क्या नहीं खरीदा तेरे लिए, यहाँ तक कि अपने पैसों के प्लॉट भी दिलाया, मगर तेरा लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब तूने धोखे से अपनी बूढ़ी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, और तो और तूने पेंशन भी नहीं छोड़ी मेरे लिए। वह बोलती जा रही थी, मगर यह क्या, उधर से फोन कब का कट गया। सविता जी को तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बेटी दामाद ने मिलकर इतना बड़ा धोखा किया। मेरे बासी वाले, मुझे कौन सी भूल हो गई जो यह दिन मुझे देखना पड़ा। अब उन्हें हर रह रहकर पुराने दिन याद आने लगे कि कैसे उन्होंने अपने श्रवण कुमार जैसे बेटे बहू को खो दिया, कैसे चालाकियां खेलकर बहू को दिन रात परेशान किया। फिर भी समीक्षा बहू हर बात चुपचाप सह लेती, कभी उनसे उल्टा जवाब नहीं दिया। मगर उन्होंने क्या किया? हमेशा ही बहू बेटी में भेदभाव किया। बेटी को भर भर के पैसा दिया, वही बहू को एक पाई पाई के लिए तड़पा दिया। वह तो इतने पर भी नहीं रुकी, बहू का पार्लर बंद करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटे के ही कहने पर बेटे के लंगहारी में ही उसकी मदद नहीं की, और अपनी बेटी के लिए सोने की चैन बनवा दी। अपने खुशहाल परिवार को अपने हाथों से आग लगाई थी सविता जी ने। फिर भगवान उन्हें कुछ शांति वाली जिंदगी कहाँ से देता, जिन्होंने खुद अपनी बेटी को छल कपट करना सिखाया था। अब उससे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकती थी? जो भी उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था वही तो लौट कर आया था उनके पास। बेईमानी, धोखा, चालबाजी बोलकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जैसी कनी वैसी बनी, अपने हाथ से अपने लिए कांटे बोए थे, उनकी चुभन होनी ही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।